नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर 20 न्यूज़पेपर, इसके तहत हम न्यूज़पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स पर रोजाना चर्चा करते हैं। ये एक डेली करंट अफेयर वीडियो है जिसको आप यूपीएससी 2023 के अटेम्प्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं। 1.5 साल का करंट अफेयर यूपीएससी के एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी होता है और हमारी तरफ से पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। हर एक करंट अफेयर के टॉपिक के बाद एमसीक्यू पर भी हम चर्चा करते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के प्रश्न जो है यूपीएससी के परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। इन वीडियोस को अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद अगर आप अपनी कोई मैगजीन वगैरह भी फॉलो करना चाहते हैं तो चीज़ों को समझने में, याद रखने में आपको बेहद आसानी होगी, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इन वीडियो के माध्यम से आप पहले ही कवर कर चुके होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में स्टार्ट करूं इससे पहले एक जरूरी सूचना है आपके लिए। संस्कृति आईएएस की ओर से सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स और मेंस के लिए लॉन्च किया जा रहा है। डेट होगी बैच आरंभ होने की 22 अगस्त 11:30 बजे से आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी सुबह के समय में। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए, फी वगैरह के लिए जानकारी जानने के लिए ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पर आप मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं, उनके द्वारा आपकी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर अपलोड किया जाता है और भी बहुत सारा कंटेंट जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो भी डेली बेसिस पर अपलोड किया जाता है, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो है अनायुट्टू। दरअसल ये एक त्योहार है और अभी हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया गया था। कोविड-19 के बाद जब इस त्योहार को इस बार सेलिब्रेट किया गया तो बहुत बड़ी भागीदारी इसमें देखने को मिली है। तो ये त्योहार किस मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है, वो मंदिर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों ही चीज़ों को हम देखेंगे। सेकेंड टॉपिक है आईएनएस सिंधु ध्वज। अभी देखिए हमारे यहाँ एक पनडुब्बी थी जिनका नाम था सिंधु ध्वज, उनको डीकमीशन कर दिया गया है। तो भारत में अब कितनी पनडुब्बियां बची हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तीसरा टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति जी के चुनाव देखिए हो रहे हैं, इसके अलावा उपराष्ट्रपति के लिए भी जो नेशनल पार्टीज हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन बता दिए हैं। तो हमने राष्ट्रपति के बारे में पिछली वीडियोस में डिटेल से पढ़ा है। आज की वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा फोर्थ टॉपिक होगा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। ये जो रैंकिंग है इसको देखिए हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा हाल ही में रिलीज किया गया है। किसको कितना रैंक मिला है, कब से NIRF लॉन्च किया जाता रहा है, कौन कौन से मापदंडों पर जो है हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को रैंक देते हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। लास्ट का टॉपिक होगा संसद के सत्र। अभी देखिए मोदी जी की एक स्टेटमेंट आई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाला जो मानसून सत्र है इसमें सभी पार्टीज ओपन माइंड होकर पार्टिसिपेट करें ताकि देश के लिए जो हमारी पॉलिसीज़ वगैरह बननी है उस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हो सके। तो संसद के कितने सत्र होते हैं, उनको लेकर किसके पास कितनी पावर है, राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, कैबिनेट के क्या पास पावर है, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे। तो आइए इन 5 टॉपिक्स पर एक एक करके चर्चा करते हैं और हर एक टॉपिक पर एक प्रश्न को भी हम हल करेंगे। सबसे पहला टॉपिक सेलिब्रेशन के बारे में है। क्या है? अनायुट्टू। थोड़ा सा मुश्किल वर्ड हो जाता है तो प्रोनाउंसिएशन में अगर इधर उधर हो जाए तो संभाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया था हाउ एशियन गेम्स पेव द वे फॉर अनायुट्टू इन केरला। दरअसल इस त्योहार के पीछे एशियन गेम्स से जुड़ी हुई एक स्टोरी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आखिर ये त्योहार क्या है। तो अनायुट्टू श्री वडकुनाथन मंदिर, इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट, ठीक है, जो कि केरल के त्रिशूर में है, वहाँ पर एक वार्षिक अनुष्ठान है, हर साल होने वाला एक त्योहार है जिसमें बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे हाथियों को खाना खिलाया जाता है जो डिवोटीज होते हैं उनकी तरफ से। इस समारोह को इस विश्वास में देखिए ऑर्गेनाइज किया जाता है कि हाथियों की अगर हम पूजा करते हैं, उनको स्वादिष्ट भोजन कराते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भगवान गणेश जी जो हैं उनको प्रसन्न करते हैं। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि गणेश जी की जो पूजा अर्चना होती है वो मंगल जो है जीवन में लेके आती है। ठीक बात है।
अब थोड़ी सी पहले स्टोरी जान लेते हैं। देखिए जब एशियन गेम्स हुए थे तो उसमें क्या है, हमारे यहाँ का जो एलिफेंट है जम्बू, उसको बेसिकली उसका एक आइकन के रूप में माना गया था। तो इसलिए भारत से क्या है, कुछ एलिफेंट्स को वहाँ पर लेके जाना था। तो एलिफेंट्स गए, बाकायदा ट्रेन वगैरह से बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई। जब वो वापस आए तो वो वापस तो आ गए, बट एक लंबी जर्नी ने, क्लाइमेट चेंज ने उनके स्वास्थ्य पर एक टोल ले लिया था। काफ़ी एलिफेंट्स बीमार होने लग गए थे, मृत्यु भी हुई है। तो इन चीज़ों के बाद में ये पाया गया कि हाथियों को क्या है, एक पौष्टिक खुराक की आवश्यकता है, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो कुछ औषधियों के द्वारा मिलाकर बनाया गया भोजन उन हाथियों को खिलाया गया, जिससे उनकी हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद से लगातार हर साल ये त्यौहार जो है सेलिब्रेट किया जाने लगा है। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने आपको इसलिए बता दी। मान लीजिए कभी यूपीएससी इस तरह का स्टेटमेंट पूछ ले कि कोई एक धार्मिक ग्रंथ का नाम वो लेकर कहते हैं कि इस ग्रंथ में जो है इस त्योहार का उल्लेख दिया हुआ है, तो देखिए ये तो अभी मॉडर्न टाइम से ही शुरू हुआ है, तो मतलब वो वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगी। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए केरल में जुलाई अगस्त के दौरान हाथियों को त्रिशूर शहर के केंद्र में स्थित जो वडकुमनाथन मंदिर है, ये देखिए वो मंदिर की फोटो है, बहुत ज़्यादा फेमस ये मंदिर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए हाथियों को क्या है, इस मंदिर के परिसर में अंदर लाया जाता है, एक पंक्ति में उनको खड़ा कर देते हैं। इसके बाद उनको गन्ना हो, कुछ चारा हो, चावल, घी, नारियल, गुड़ और कुछ आयुर्वेदिक दवाओं से बनी हुई चीज़ें जो है खिलाई जाती है। आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार पालतू हाथियों का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए बेसिकली इसको प्रिपेयर किया जाता है। जनरली चावल को पकाकर एक अलग प्रकार का मिष्ठान आप कह सकते हैं वो तैयार करते हैं, जिसको वो हाथियों को खिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पर देखिए हाथी सारे के सारे एक पंक्ति से खड़े हुए हैं और डिवोटीज जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं हाथियों को खाना खिलाने के लिए। तो अब ये वडकुनाथम जो मंदिर है इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो केरल की प्राचीन कला है उसका ये प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये केरल के त्रिशूर में भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग भक्तों को दिखाई नहीं देते। यहाँ पर शिव जी के ऊपर घी चढ़ाया जाता है और भक्तों को घी का एक टीला सिर्फ दिखाई देता है। बहुत आश्चर्यजनक फैक्ट ये है इस मंदिर के बारे में कि जो शिवलिंग का घी है वो गर्मी होने के बावजूद भी पिघलता नहीं है। वहाँ पर घी का एक टीला आपको हमेशा देखने को मिलेगा और ये विश्वास है कि जब वो घी का टीला पिघलने लगेगा तो कोई संकट आ जाएगा। ठीक है, दरअसल जो कैलाश के शिव हैं उनका प्रतिनिधित्व यहाँ के शिवलिंग को जो है माना जाता है। ठीक बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक उत्कृष्ट कला और वास्तुकला के लिए भी ये फेमस है। केरल की जो प्राचीन शैली है उसको ये दर्शाता है। करीब 1000 साल जो है ये पुराना मंदिर है और केरल के सबसे पुराने और जो उत्तम श्रेणी के मंदिर है उनमें ये गिना जाता है। इस वडकुनाथन मंदिर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिएगा कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की एक जो लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है। एक स्टेटमेंट के रूप में ये आपसे जो है पूछा जा सकता है। ठीक बात है, तो यहाँ पर हमने टॉपिक समझ लिया। अब आइए इस पर एक आसान से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो वडकुनाथन मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या है आपको विचार करना है। पहला ये कह रहा है ये केरल के, ठीक है, त्रिशूर में स्थित मंदिर भगवान गणेश को क्या है, समर्पित है। अब देखिए कई बार हमें लग जाता है कि हाथियों को जो है खाना खिलाया जाता है और इस मंदिर में फेस्टिवल होता है, तो कई बार हो सकता है कि हम हाथियों के खाना खिलाने को गणेश जी से लिंक कर लें और इस वाली स्टेटमेंट को ठीक कर दें। इसीलिए मैंने आपको मंदिर के बारे में अलग से पढ़ाया है। भले ही यहाँ पे हाथियों को भोजन कराया जाता हो गणेश जी को खुश करने के लिए, बट एक्चुअल में ये मंदिर शिव जी को समर्पित है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा भी था ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा ठीक। अब ये कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो देखिए पहला कथन हमारा गलत है, दूसरा ठीक है, तो मतलब बी जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बात। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, आईएनएस सिंधु ध्वज। ठीक है, तो देखिए नेवी डीकमीशन सिंधु ध्वज, दरअसल भारतीय नौसेना के अंदर ये किलो श्रेणी की, ठीक है, जो इसकी एक्चुअली सीरीज थी वो कौन सी थी, वो किलो थी।
ठीक है। किलो श्रेणी की पनडुब्बी है, क्या नाम है, INS सिंधु ध्वज। इसको 35 साल की सर्विस के बाद 17 जुलाई 2022 को विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसको रिलीज कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये एकमात्र ऐसी पनडुब्बी थी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नवाचार के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी, इससे देखिए सम्मानित किया गया था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी इस पनडुब्बी में जो पहली बार सिर्फ इसी के लिए हुई थी, इसीलिए भी ये पनडुब्बी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए 1987 में भारतीय नौसेना में इस पनडुब्बी को शामिल किया गया था। ये भारत द्वारा 1986 से लेकर 2000 के बीच जो रूस से खरीदी गई 10 किलो श्रेणी की पनडुब्बियां थी, उनमें से एक थी। रूस से हमने 10 ली थी, उनमें से सिंधु ध्वज थी, जिसमें से एक थी INS सिंधु रक्षक। सिंधु ध्वज की हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं सिंधु रक्षक की। इसको 2013 में मुंबई में क्या है, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वहीं जबकि जो INS सिंधु वीर थी उसको म्यांमार की सीमा के पास जो है तैनात कर दिया गया था। तो अब भारत के पास कितनी पनडुब्बियां बचती हैं, है ना, तो देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय नौसेना के बेड़े में देखिए टोटल आई थी 10, एक हो गई डीकमीशन, एक हो गई दुर्घटनाग्रस्त, एक म्यांमार के बॉर्डर के पास कर दी। कितनी बची, 7 बची। तो देखिए 7 रूसी किलो श्रेणी की पनडुब्बियां, 4 जो है जर्मन HDW पनडुब्बियां, 4 जो है फ्रांसीसी स्कॉर्पिन पनडुब्बियां और एक स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत जो है शामिल है। ये हमारे पास अभी है। इसके अलावा स्कॉर्पिन श्रेणी की 2 पनडुब्बियां परीक्षण के अंतिम चरण में हैं। जैसे इनके टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे तो इनको हम कमीशन कर लेंगे। ठीक बात है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि मोटे तौर पर पनडुब्बियां कितने प्रकार की होती हैं। देखिए कोई डीकमीशन हो गया है, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन हमें और फर्दर भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक होती है आपकी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी और एक आपकी परमाणु पनडुब्बी होती है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड आपकी जो है सबमरीन होती है। तो डीजल इलेक्ट्रिक जो पनडुब्बियां होती हैं वो परिचालन के लिए जो डीजल इंजन द्वारा चार्ज की गई इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं उनका उपयोग करती हैं। इन इंजनों को संचालित करने के लिए, क्योंकि डीजल इंजन अगर काम कर रहा है उसको कंबक्शन करने के लिए क्या है, हवा और ईंधन की जरूरत होती है। बेसिकली हवा की जरूरत होती है। तो पनडुब्बी सबमरीन देखिए पानी के अंदर रहती है, यही उनका पर्पस है, वो छुप के रहती है। लेकिन क्योंकि डीजल वाली पनडुब्बियों को हवा की जरूरत पड़ती है तो इन्हें बार बार क्या है, सतह पर आना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका पता लगाना आसान हो जाता है। इसीलिए इंडिया अब ज्यादा फोकस कर रहा है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पर। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, जैसे टारपीडो हो गया, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हो गई, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स होगी, ऐसे कई सारे हथियारों से लेस जो है परमाणु पनडुब्बियां होती हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये 6 देश हैं जिनके पास क्या है, परमाणु पनडुब्बी है, यानी कि बड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, हर किसी के पास नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि भारत उन देशों में शामिल है जिसके पास ये पनडुब्बी भी फिलहाल है। ठीक है, अब क्योंकि देखिए ये न्यूक्लियर पावर्ड है तो इसको कंबक्शन के लिए हवा की जरूरत नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। तो इसकी स्टिल्थ पावर, छुपने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक बात है। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। तो INS सिंधु ध्वज के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, बताना है। ये एकमात्र पनडुब्बी है जिसको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था, किनके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक इस पर जो प्रतीक चिन्ह है उसके रूप में ग्रेट व्हाइट शार्क को जो है चित्रित किया गया है। देखते हैं भाई कौन सा है। फिर ये कह रहा है ये रूस द्वारा निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की जो है पनडुब्बी, आपने देखा सिंधु ध्वज, सिंधु वीर, सिंधु, इस तरह से इनके नाम है ना। तो ये भी क्या ठीक है। ये वाला जो फैक्ट है कि ग्रे व्हाइट शार्क है, इसको थोड़ा सा ट्वीट कर दिया गया है। ट्वीट कैसे कर दिया, एक्चुअली में जो ग्रे नर्स शार्क है बेसिकली उसको इस पर चित्रित किया गया है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सही है, तो देखिए हमारा पहला और तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बात है।
अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, उपराष्ट्रपति का पद, है ना। तो देखिए, हाउ वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस हिज और हर रोल। ठीक है, ये टॉपिक था। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये सेकंड हाईएस्ट यानी कि दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। इनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के समान 5 साल के लिए होता है। ठीक बात है, बाकायदा चुनाव होते हैं। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ ये है, जो राज्यसभा है उसके सभापति के रूप में कार्य करते, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। पदेन सभापति यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली रूप से राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। जैसे हम लोकसभा के लिए स्पीकर को चुनते हैं, तो राज्यसभा के लिए हमें सभापति को चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिक रूप से होते हैं। तो देखिए, राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है, लाभ का कोई और अन्य पद ये धारण नहीं करता, और जिस किसी ऐसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या फिर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि राष्ट्रपति जो है अपना कार्य नहीं कर पा रहे, बदले में उपराष्ट्रपति वैसा कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो है राज्यसभा के सभापति पद के जो कर्तव्य है उनका पालन नहीं करता। भाई, उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति बन के जो है उनकी जगह पर काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पर वो राज्यसभा के चेयरपर्सन नहीं रहते। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जो राज्यसभा का उपसभापति है, या तो वो काम करता है या किसी पर्सन को सभापति के रूप में जो है चुन लिया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के सभापति को संदेह किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता। जब आप राष्ट्रपति पद पर चले गए तो उनका काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए, तो आपको उसी के अनुरूप वेतन भत्ते मिलते हैं जो आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते मिलते थे, वो फिर आपको नहीं मिलते। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन भत्ते हैं वो प्राप्त होते हैं, यही इनकी मेन ड्यूटी भी होती है। अब संवैधानिक प्रावधानों की बात कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इनके बारे में बताया गया है, तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख जो भारत का संविधान है उसका जो भाग 5 है, उसका भी जो एक अध्याय पहला है जिसका टाइटल है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव आपकी, उसमें देखिए किया गया है कौन कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक भारत के उपराष्ट्रपति की अर्हता, उनका निर्वाचन और उनकी पद से उन्मुक्ति, इसके बारे में बात करता है। चुनाव की प्रक्रिया क्या है, हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो चुनाव होते हैं वो एक निर्वाचक मंडल के तहत होते हैं। उस निर्वाचक मंडल में कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और सारी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, राइट। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जब हम उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल को देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ध्यान रखना है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे राज्य विधानसभाओं का कोई काम नहीं है। सही बात, सिर्फ संसद के दोनों सदन से ही जो है निर्वाचक मंडल बन जाता है। कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है मतदान आपका गुप्त होता है, सीक्रेट बैलेट के द्वारा इलेक्शन होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 ये कहता है कि कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई भर्ती को भरने के लिए जो निवर्तमान उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद प्रॉपर 5 साल के टर्म पूरा होने की वजह से जो है खत्म होने वाला है, तो जैसे ही वो अपना पद छोड़ेंगे उस 5 साल के कंप्लीट होने से पहले पहले आपको चुनाव करा लेने चाहिए, ऐसा जो है संविधान कहता है। ठीक बात है। अनुच्छेद 324 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी जो भारत का चुनाव आयोग है वो उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के पद के लिए भी चुनाव आयोग है उत्तरदायी है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य सिर्फ किसके सदस्य, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्य हैं, तो इनके मतों का मूल्य समान होता है।
हमने पढ़ा था कि जब राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल बनता है तो विधानसभाओं से जो हमने स्टेट से हमारा निर्वाचन मंडल के मेंबर होते हैं उनका मत आपस में समान नहीं होता। उड़ीसा का पंजाब के बराबर मत नहीं होता। इसी तरह लोकसभा राज्यसभा का तो समान होता है लेकिन विधानसभाओं से अलग होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ही मेंबर हैं तो देखिए उनके मतों का मूल्य समान होता है। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक बात है। चलिए अब हमने क्योंकि अपनी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ली है तो आइए उपराष्ट्रपति पर एक प्रश्न देख लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति की शक्तियों तथा कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान ये पद है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो राज्यसभा के सभापति के रूप में इनके पद को इमेजिन किया गया है तो वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही जो है किया गया है, ये ठीक हो जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए वो राज्यसभा के सभापति के दायित्वों का भी निर्वहन करता है। अब बताइए ऐसा है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं भाई है या नहीं। फिर ये कह रहा है इसके निर्वाचन को चुनौतियां देने वाली याचिका पर सुनवाई उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ द्वारा की जाती है। देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अगर कोई भी विवाद होता है तो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या है, संघीय न्यायालय है, हमारा सबसे सर्वोच्च न्यायालय। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, अब ये बताइए ये ठीक है गलत है? गलत है, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो वो हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट। तो पहला और तीसरा हमारा कथन क्या है, ठीक है। पूछ रहा कौन सा सही है, पहला और तीसरा। डी में ये ऑप्शन दिया गया है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने 4 टॉपिक की। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 IIT मद्रास ने टॉप किया है लगातार चौथी बार। ठीक है, IIT मद्रास ने लगातार चौथी बार टॉप किया है। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। इन्होंने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को पुनः शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान भारत में बन गया है। नंबर 2 पर आया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और नंबर 3 पर आया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, विश्वविद्यालयों की, तो फर्स्ट पे जो आया वो IISc आया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सेकंड पर है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है 3rd नंबर पे है। ठीक है, मतलब टॉप के 3 की अगर बात करें तो ये लोग हैं। टॉप 3 कॉलेजेस की अगर बात करें तो मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज है। ठीक बात है। अब ये NIRF है क्या, तो इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसको पहले मानव संसाधन मंत्रालय भी कहा जाता था, उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। क्यों रिलीज किया जाता है? हमारे यहाँ एजुकेशन देने वाले जो यूनिवर्सिटीज़, जो कॉलेजेस, जो संस्थान हैं, उनके यहाँ कैसी गुणवत्ता है इसके आधार पर उनको रैंकिंग दे दी जाए, ताकि एक तो उनके अंदर कंपटीशन की भावना है कि भाई हमें अच्छा करना है, अच्छी रैंक लेके आनी। दूसरा, उनमें एडमिशन लेने वाले जो छात्र वगैरह हैं उनको भी नॉलेज हो। और तीसरा, सरकार उसी हिसाब से फिर हेल्प भी करेगी जो जितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा होगा। राइट। तो देखिए इसको 2015 में बेसिकली शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत देश भर की जो शैक्षणिक शिक्षण संस्थान है उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस के आधार पर उनको सूचीबद्ध करने के लिए क्या है, रैंक दी जाती है। और ये रैंक कैसे दी जाती है? बाकायदा प्रक्रिया है जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वो एक कोर कमेटी का गठन करते हैं। ये कोर कमेटी जो है सारे इंस्टीट्यूशंस को एक तो ज्वाइंट रूप से देखती है कि टोटल में कौन फर्स्ट, और एक अलग अलग डोमेन में देखती है, जैसे मेडिकल में कौन फर्स्ट है, मैनेजमेंट में कौन अच्छा कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में कौन अच्छा कर रहा है, कॉलेजेस में कौन अच्छा कर रहा है। फिर ये कमेटी क्या है, सिफारिश अपनी देती है।
इसकी सिफारिशों के आधार पर जो कोर कमेटी बनाई गई है, इसकी सिफारिशों के आधार पर इस संदर्भ में एक विस्तृत समझ विकसित करते हुए इनको क्या है, रैंकिंग की एक रूपरेखा तैयार करके दी जाती है। भाई जैसे सिफारिश है उसके हिसाब से एक रूपरेखा तैयार की, उसके हिसाब से फिर रैंकिंग दे दी। ये कौन सा है? ये 7वां संस्करण है, 7th एडिशन है। ठीक है, ये कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को, अनुसंधान संस्थाओं को रैंक करता है। इसके अलावा जॉइंट रैंक भी देता है। यहाँ पर देखिए 2022 में आईआईटी मद्रास फर्स्ट आया है, 21 में भी था। सेकंड पर आईएससी बेंगलोर है, 21 में भी था। आईआईटी बॉम्बे थर्ड पर है, 21 में भी था। फोर्थ पर आईआईटी दिल्ली है, 21 में भी था। लगभग बेसिकली जो रैंक थी वो सेम रही है। सिर्फ 9वां स्थान आप देखेंगे तो एम्स दिल्ली है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे 10वें पे आ गई है और 10वें पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ गई है। थोड़ी बहुत रैंकिंग चेंज हुई है लेकिन बेसिकली चीज़ें ठीक रही हैं। इसके अलावा इंडिया की जो रैंकिंग 2022 दी जाती है, किन किन कैटेगरीज में दी जाती है? ओवरऑल दी जाती है तो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, लॉ, डेंटल, मेडिकल, फार्मेसी, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब भाई कुछ मापदंड होंगे जिनके आधार पर आप किसी को रैंक कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी एसी को जो है कह रहे हैं कि अच्छा है बुरा, आप देखेंगे भी कितनी बिजली खाता है, कितनी कूलिंग करता है, कुछ मापदंड होते हैं। इसी तरीके से 5 मापदंड हैं। कौन कौन से? एक तो शिक्षण कैसा है, शिक्षा और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक व्यवहार, स्नातक के परिणाम, आउटरीच और समाशोधन और अनुभूति। इन 5 को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी में अगर थोड़ा मुश्किल लगे तो इंग्लिश में याद रखने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए किस पर प्रश्न देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है इसके बारे में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बताइएगा भाई आप किया जाता है नहीं? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने वर्ष 2022 के लिए समग्र श्रेणी में टोटल में पहला स्थान प्राप्त किया है। देखते हैं, स्थानों का मूल्यांकन 5 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। अब इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गई हूँ। आपने मुझे इसका आंसर बताना है कि 3 स्टेटमेंट में से कितने सही हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूँगी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 4th टॉपिक। अब हम देखते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5 क्या है? 32 बिल्स लिस्टेड फॉर मॉनसून सेशन। ठीक है, यानी कि मानसून जो सेशन होने वाला है उसमें 32 बिल जो है लिस्ट किए गए हैं जो हो सकता है एक्ट बन जाए। तो मैं पता हो भाई ये मानसून सेशन क्या है, ये बजट सेशन क्या होता है, समझते हैं। संसद के जो सत्र होते हैं, ठीक है, सत्र मतलब सेशन, इनके बारे में अनुच्छेद जो 85 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें चीज़ें बताई गई हैं। किसी सत्र को बुलाना है, क्या करना है, इसकी शक्ति ओरिजिनली सरकार के पास है। इसके बारे में जो फैसला लेता है वो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति लेती है, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट्री कैबिनेट कमेटी है वो इसके मामले में फाइनल जो है फैसला लेती है। लेकिन औपचारिक रूप इसको राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिया जाता है। हम पढ़ते हैं कि भैया जब सदन का सत्र लागू होगा तो राष्ट्रपति जी इसके संबंध में एक सूचना जाहिर करेंगे, तो हमें राष्ट्रपति याद रहता है। लेकिन हमें याद होना चाहिए राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर काम करते हैं। तो सरकार के अंदर कौन एक्चुअल पावर रखता है? तो वो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए संसद में एक साल में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है सबसे लंबा वाला जिसमें बकायदा प्रॉपर डिस्कशन चलता है, क्योंकि रुपया पैसा की बात वहां पर होती है। तो देखिए बजट सत्र जो कि पहला सत्र होता है जनवरी के अंत में शुरू होगा और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह में खत्म हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश भी होता है अच्छा खासा, बीच में गैप रहता है ताकि बजट के जितने भी प्रस्ताव हैं, ठीक है, जो समितियों ने दिए हैं, संसदीय समितियां बजटीय जो प्रस्ताव हैं उन पर क्या है चर्चा कर सके। दूसरा जो सत्र होता है वो लगभग 3 सप्ताह का होता है, मानसून सत्र, जो कि अभी होने वाला है। ये आमतौर पर जुलाई महीने में शुरू होता है और देखिए अगस्त में ये खत्म हो जाता है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, ये लगभग नवंबर दिसंबर में जो है इसका आयोजन किया जाता है, छोटा होता है। इस बीच में जो है छुट्टियां पड़ी रहती हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अनिवार्य कर देता है कि हर 6 महीने में संसद का मिलना अनिवार्य है, यानी कि संसद की बैठकों के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। ठीक है, तो संसद के सत्र को आहूत करना, सेशन को बुलाना,
सत्र को आहूत करने के लिए जो राष्ट्रपति जी हैं वो संसद के प्रत्येक सदन को टाइम टू टाइम समन जारी करते हैं। राष्ट्रपति की तरफ एक समन रिलीज हो जाता है, आ जाओ भाई बैठक होने वाली है, 4 दिन बाद है, ये फलानी डेट है। ठीक है, 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 महीने का बस हो सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर बैठक बुलानी अनिवार्य है। अब देखिए 3 वर्ड आते हैं, स्थगन क्या है, सत्रावसान क्या है और लोकसभा के मामले में विघटन क्या है, क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। तो इन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। स्थगन, स्थगन का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, हॉल्ट कर देना। इसका मतलब होता है जो बैठक चल रही थी उसको रोक दिया गया है। ठीक है भाई, एक सत्र के अंदर बहुत सारी बैठकें होती हैं। ठीक है, आज एक बैठक हुई, कल की छुट्टी हो, मे भी परसों एक बैठक हो, तरसों एक बैठक हो। तो स्थगन किसी एक बैठक को रोक देता है, इसका सेशन से लेना देना नहीं है। बारीक बारीक डिफरेंस है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगली बैठक के लिए फिर नियत समय पर पुनः जो है सदन मिल जाता है। भाई नेक्स्ट वाली जो बैठक है उसमें आप फिर से मिल जाओगे। सभा के संक्षिप्त अवकाश को भी जो है ये व्यक्त करता है, जो उसी दिन नियत समय पर पुनः सम्मिलित होती है। सुबह जो है सदन मिला, अब उसका क्या स्थगन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? लंच ब्रेक के लिए। और शाम को वो फिर से मिल गया। तो एक दिन में भी जो थोड़ा सा गैप होता है, जो छोटी सी छुट्टी होती है, उसके लिए भी स्थगन वर्ड यूज कर सकते हैं। आज बैठक का जो स्थगन कर दिया गया, अब बैठक 3 दिन बाद मिलेगी, इसको भी जो है हम बोल सकते हैं। ठीक बात है। दूसरा वर्ड आता है सत्रावसान। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो देखिए मोटे तौर पर आपका क्या होता है, सत्र प्लस अवसान। अब सत्र का मतलब तो सेशन है, अवसान का मतलब क्या हो जाता है, ढलना, बैठ जाना, खत्म हो जाना। अभी हमने बैठक के खत्म होने की बात की, सत्रावसान में एक सत्र का समाप्त हो जाता है। जैसे बजट सेशन समाप्त हो गया, जैसे मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ या फिर समाप्त हो गया। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 85(2) क है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए आदेश के द्वारा सभा के सत्र को जो है समाप्त करना होता है। आदेश देते हैं राष्ट्रपति, लेकिन एक्चुअल पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। आमतौर पर सत्रावसान सभा की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए जाने के बाद तक होता है। बेसिकली जब बैठक का स्थगन करते हैं तो बता देते हैं कि पुनः बैठक कब मिलेगी, लंच के बाद मिलेगी या 4 दिन बाद मिलेगी। जब सत्रावसान होता है तो जो स्पीकर हैं या जो चेयरपर्सन है वो बता देते हैं कि हम अनिश्चित काल के लिए अब जो है बैठक को क्या स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर स्थगन कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति जी फिर आदेश देते हैं कि अब इस सत्र का जो है समाप्त होता है, तो फिर वो सत्र समाप्त मान लिया जाता है। ठीक बात है, ध्यान रखिएगा। सभा का विघटन, अब देखिए राज्यसभा का तो विघटन होता नहीं, लोकसभा का विघटन होता है। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के द्वारा होता है या लोकसभा ने अपनी पहली बैठक से लेकर 5 साल की अवधि का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, या तो भैया 5 साल पूरे हो गए, सरकार का टर्म पूरा हो गया तो जो है लोकसभा खत्म हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, या फिर राष्ट्रपति ने ऐसा आदेश दिया हो कि ये जो लोकसभा है ये लोगों के रिप्रेजेंटेशन को अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर रही है, तो वो उसके विघटन का आदेश देते हैं। ये भी वो कैबिनेट की सलाह पर ही करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ना कि राष्ट्रपति जी एक रबर स्टैंप है या नहीं, तो है भी और नहीं भी, इतना हमने समझ लिया। अब आइए इस प्रश्न पर जो है विचार करते हैं, बहुत ध्यान से करेंगे। पहला कह रहा है सत्रावसान, ठीक है, यानी कि सत्र अवसान के द्वारा सदन के पीठासीन अधिकारी बैठक को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित कर देता है। दूसरा कह रहा है स्थगन का अर्थ राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश द्वारा सदन के सत्र को जो है क्या है, समाप्त करना है। अब मुझे बताइए ये ठीक है या गलत है? क्या पढ़ा है हमने, बताइए। ठीक है, देखिए सही बता रहे हैं हम। सत्रावसान ये है जो राष्ट्रपति किसी सेशन को खत्म कर देते हैं। स्थगन ये है कि पीठासीन अधिकारी कुछ टाइम के लिए बैठक को जो है स्थगित कर देते हैं। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंजेबल दी गई है, आपस में स्टेटमेंट क्या है, ठीक नहीं है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, अब ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि गलत कौन सा है, और गलत हमारे दोनों है, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, तो मतलब आंसर क्या है, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस के द्वारा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पा रही होगी। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इन वीडियोज़ को लगातार फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। भगवान आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।